Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पीट्स टॉपिक नियोप्लास्टिक डिजीज़. अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि नियोप्लास्टिक डिजीज़ में बेसिकली होती क्या है. ठीक है, बोन मैरो के अंदर क्या होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं. स्टेम सेल्स जब मैच्योर होते हैं तो आरबीसीज बनते हैं, लिम्फोसाइट्स बनते हैं. ठीक है, अगर तो ये सेल्स मैच्योर ना हो और इमेच्योर सेल्स जो हैं वो बनते रहें, जिसकी इमेच्योर सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएँ तो उसे क्या एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी ना, तो ये क्या होता है, नियोप्लास्टिक डिजीज़. यानी कि इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है किसकी, इमेच्योर सेल्स की. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है स्टेम सेल है और यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल है. जब ये मैच्योर होंगे तो ब्लास्ट जो बनेंगे वो लिम्फोसाइट बना देंगे और माइलॉइड स्टेम सेल जो होते हैं वो मैच्योर होकर आरबीसीज में, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स में. ठीक है, अब हमने पीट्स का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब हम देखते हैं ल्यूकीमिया. ठीक है, ये यूके भी आता है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है. अब हम इसमें सिनेरियो डिस्कस करते हैं. 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, पेशेंट विद अ 3 वीक हिस्ट्री ऑफ द फीवर, फिटीग फीवर है बच्ची को, वेट लॉस है, लिम्पिंग ऑफ द लेफ्ट लेग है, नी पेन है, लिस्टलेसनेस है. जब हमने एग्जामिनेशन पे देखा तो उसकी एब्डोमेन पे पेटिक्योर एक्मोसिस थे और एक्सट्रीमिटीज़ पे और हिपेटोस्प्लेनोमेगाली थी. अक्सर जब भी आप देखेंगे कि अगर बॉडी पे पेटिक्योर या ब्रूजेस बने होते हैं, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है इसके प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हुए हैं. ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट जब उन्होंने करवाया तो डब्ल्यूबीसीज कितने थे, 85,000. ये भी रेज हुए हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो 7, ये डिक्रीज़ हुआ है, प्लेटलेट्स जो है वो भी डिक्रीज़ हुए हैं. अब हम देखेंगे डिफरेंशियल एवर 80% ब्लास्ट एंड 20% लिम्फोसाइट्स. मतलब ब्लास्ट ज़्यादा है, यानी कि इमेच्योर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. ब्लास्ट सेल्स ही कन्वर्ट होते हैं मैच्योर सेल में. ब्लास्ट इमेच्योर सेल्स है ना, तो वो ज़्यादा है. बोन मैरो पे एग्जामिनेशन पे देखा तो उसमें भी ब्लास्ट सेल्स ज़्यादा थे. इसका मतलब है ये जब हमने बोन मैरो एस्पिरेशन एग्जामिनेशन करके देख ली, इससे हमें कन्फर्म पता चल गया कि क्या है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. ठीक हो गया. अब हम इसके अंदर देखते हैं ल्यूकीमिया बेसिकली होता क्या है. ल्यूकीमिया इज अ कंडीशन विच देयर इज अ क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द मैलिग्नेंट स्टेम सेल्स. ठीक है, ल्यूकीमिया प्रेजेंट व्हेन द 25% ऑफ द ब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो. ठीक हो गया. उसके बाद एक्यूट ल्यूकीमिया. एक्यूट ल्यूकीमिया और एक्यूट ल्यूकीमिया दो तरह का होता है, लिम्फोब्लास्टिक और माइलॉइड ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया बेसिकली क्या है कि क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाएगी वाइट सेल्स प्रिकर्सर्स की. ठीक है, जो कि इनहिबिट कर देगी फंक्शन ऑफ द बोन मैरो. दे में सर्कुलेट इन द ब्लड एंड फॉर्म द ल्यूकीमिक डिपॉजिट इन एनी टिश्यू. ठीक हो गया. अब हम देखेंगे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. लिम्फोब्लास्टिक क्या है, उसके अंदर जो लिम्फोब्लास्ट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे. माइलॉइड में माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. ठीक है, अब हमने देखने इसकी इटियोलॉजी बेसिकली क्या है. दो तरह के इफेक्ट, एक तो जेनेटिक है और दूसरे इन्वायरमेंटल है. जेनेटिक में क्या है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, फेंकोनाई एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम. इसमें से आपको इतने ज़्यादा याद, बस थोड़े बहुत याद कर लें तो इनफ. ठीक है, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया एनवायरमेंट में, आयोनाइजिंग रेडिएशन है. ठीक है, ड्रग्स है, अल्काइलाइटिंग एजेंट है, बेंजीन एक्स. अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं एक बार. पैथोफिजियोलॉजी आती तो नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको मैं आपको समझा देती हूँ. इसके अंदर क्या होता है कि इमेच्योर सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है, कि मैंने आपको बता दिया. ठीक हो गया. अब उन्होंने कहा कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है. पेशेंट विद प्री एक्जिस्टिंग माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर, ये भी हो गया. इसके अंदर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या होगा, मैलिग्नेंसी अकर इन अ वेरी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा बन जाएंगे. ठीक है, जो कि बिल्कुल कैसे होंगे, आरबीसी, प्लेटलेट्स और माइलॉइड जैसे. ठीक हो गया. अब इन अदर केस होता है माइलॉइड ल्यूकीमिया मैलिग्नेंट इवेंट में अकर इन द मोर डिफरेंशिएटेड सेल्स में. ठीक है, ओनली ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट पे कर्सर जो होंगे वो मैलिग्नेंट सेल से डेवलप हो जाएंगे. देखो ना, जो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि जो माइलॉइड है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, जिसकी वजह से जो माइलोब्लास्ट है वो ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात हो रही है, अगर तो जो इसमें मैलिग्नेंट इवेंट अगर अगर सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है ना, तो उसके अंदर भी ये इवेंट अकर हो सकता है, उसकी भी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो सकती है. ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ द एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया मैलिग्नेंट इवेंट अगर एटलीस्ट पार्शली डिफरेंशिएट होते हैं, तभी ये इवेंट अकर हो जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर कब होता है, जब बच्चे 2 से 3 साल की एज में होते हैं. ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप इसको गौर से देख लें. ठीक है, ये 2 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर बॉयज़ में ज़्यादा होता है. इसके अलावा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, डाउन सिंड्रोम, ब्लूम सिंड्रोम, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया और फेंकोनाई एनीमिया में. ठीक है, फेंकोनाई एनीमिया में वही जो रेडिएशन वाला होता है एनीमिया, रेडिएशन की वजह से हो जाता है. इटियोलॉजी इसमें क्या है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. और ये बेसिकली वही डायग्नोस्टिक रेडिएशन हो गया. अगर यूट्रो में बेबी है तो एनीमिया हो जाते हैं, चाइल्डहुड में इंक्रीज रिस्क हो जाता है. अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग, जो बेबी हमारे पास आएगा, आपने अपने माइंड में रखना होता है. एक पेशेंट आपके पास आया और वो क्या क्या सिम्टम्स से प्रेजेंट करे. एक तो उससे फटीग है, ठीक है, मलेज है, थका है, इरिटेबिलिटी है, इंटरमीडिएट लो ग्रेड फीवर है उसको. इसके अलावा देखो बोन में इमेच्योर सेल बने हैं तो बोन पेन होगी उसे. ठीक है, बोन पेन इतनी स्वेयर होती है कि पेशेंट जो होता है, बेबी जो होते हैं, वो रात को उठ के बैठ जाते हैं. ठीक है, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो इसके अंदर बोन मैरो फेलियर होगा, पैलर, फटीग, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ब्रूजिंग और एपिस्टेक्सिस. इसके अलावा फीवर होगा.
ठीक है। ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन कैन कॉज ऑर्गन, जब इमेच्योर सेल जो है ऑर्गन में जाएंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लिम्फोसाइट में जाएंगे लिम्फेडेनोपैथी, लीवर और स्प्लीन में जाएंगे तो उसकी स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली। इसके अलावा टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, हेडेक, सीजर्स। ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कब होगा, अगर तो स्वेयर एनीमिया, अगर तो देखो लिम्फ नोड में बन गया ना, इमेज लिम्फ नोड इनलार्ज हो गया तो वो क्या करेंगे, मीडियम में कंप्रेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, एयरवे को कंप्रेस करेंगे बेसिकली। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे बच्चा पहले रहा है लिस्टलेस है, प्लूराइटिक है, टीके पड़े होंगे, उसके टीके होंगे, उसकी लियंस बनी होगी एब्डोमेन पे। ठीक है। इंक्रीज जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ल्यूकीमिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी सीएनएस में, जिसमें पेपिलर एडीमा, रेटिनल हैमरेज और क्रेनियल नर्व पास है। अब डायग्नोस देखते हैं हम इसका डायग्नोसिस। ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना डायग्नोस। बेसिकली हम उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, जब हमने इनिशियल एग्जामिनेशन में देखा कि पेशेंट को एनीमिया है और 25% हमें क्या होगा, हमने देखा था HB लेवल लो हुआ होता है, प्लेटलेट काउंटलेट वो भी डिक्रीज़ होता है, WBC जो होते हैं वो भी डिक्रीज़ हुए होते हैं। ठीक है। जब हमने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे देखा तो उसके अंदर इमेच्योर सेल्स जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन में देखा तो ब्लास्ट सेल ज़्यादा हुए थे, रेडियोग्राफ में देखा तो मेडिएशनल कंप्रेशन थी, CSF में देखा तो लीकेमिक सेल ज़्यादा हुए हुए थे। अब इसके अंदर इसके डिफरेंशियल डायग्नोस हमें इससे क्या क्या और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमने फेंका वैसे ही इसमें एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस होगा, ये भी ALL में ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, हमें लगेगा कि ये तो नहीं है, लिम्फोमा होगा, लोकल इन्फेक्शन हुए होंगे। अब इसके बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है ना कि हमने जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट करनी होती है पहले। अब सबसे पहले तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, जब हमने देखा कि सब चीज़ें तो कम हो रही हैं, हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, पैक RBCs देंगे एनीमिया के लिए, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो प्लेटलेट्स देंगे, न्यूट्रोपिनिया तो ग्रैनुलोसाइट्स देंगे। ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसे एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा जब सेल बार बार ब्रेक हो रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोडक्शन होगी, जिसमें हम उसमें एलोप्यूरानोल दे देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर क्या देते हैं, एनाल्जेसिक दे देंगे, उसको पेन हो रही है। इसके अलावा एडुकेट फ्लूइड देंगे हम उसको, मलेरिया हुआ है तो उसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है। लाइव वायरस जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट ऑफ द मीजल्स। उसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, या अब क्या हो गया स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। अब हम आएंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि रिस्क किस किस में इंक्रीज़ होता है। अगर तो बच्चा 1 से 10 साल का है और इसका ल्यूकोसाइट काउंट जो है 50,000 से कम है, इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड रिस्क पर है। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और 10 साल से बड़ा है तो उसका ल्यूकोसाइट काउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये बाकी सारी करेक्टरिस्टिक भी जो है अफेक्ट करती हैं टी सेल इम्यूनो फिनोटाइप को। ठीक है। अब इसकी जो मैनेजमेंट होता है तो है ना स्पेसिफिक, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से पेशेंट रिस्क पे होते हैं। जो जिनकी एज 1 से 10 होगी और उसका ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से कम होगा वो स्टैंडर्ड रिस्क पे है, और जिनका जो 1 साल से छोटे हैं और 10 साल से बड़े हैं उनका ल्यूकोसाइट काउंट जो होगा 50,000 से ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये भी टी सेल इम्यूनो फिनोटाइप को रिस्पॉन्स करते हैं इनिशियल थेरेपी के, छोड़ दें आगे आ जाएँ। अब हम पढ़ेंगे इसकी 3 फेजेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अच्छे से करनी है। पहली है रिमिशन इंडक्शन फेज। इसके अंदर इनिशियल थेरेपी हमने क्या देनी होती है कि हमने इस्केमिक ल्यूकेमिक सेल को इरेडिकेट ही कर देना है। ठीक है। इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट 4 हफ्ते के लिए देते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे कि रेमिशन इंडक्शन फेज़ क्या होती है। इसके अंदर हमने बेसिकली जो ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं ना उसे ही इरेडिकेट कर देना होता है। अब इसका ट्रीटमेंट जब पेशेंट हमारे पास आया तो उसको हमने 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है। इसके अंदर पहली आपने याद रखनी है विंक्रिस्टाइन कोर्टिकोस्टेरॉइड, सिंगल डोज होती है किसकी, लॉन्ग एक्टिंग एस्पेराजिनेज याद रख लें आप, पेचिलेटेड होती है। और इसके अलावा इसमें हम देते हैं डोनोमाइसिन। इसमें 90% पेशेंट जो होते हैं ना उनकी रेमिशन हो जाती है। अगर 5% ब्लास्ट होंगे तो इसका मतलब अगर 5% ब्लास्ट है तो हम उसको रेमिशन करेंगे तो वो नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रोफिल भी नॉर्मल आ जाएंगे, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल हो जाएगा। इंट्राथेकल केमोथेरेपी भी देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं कंसोलिडेशन फेज। इसके अंदर क्या होते हैं, क्या करते हैं हम CNS थेरेपी में CNS थेरेपी देते हैं कम्बिनेशन विद इंटेंसिव सिस्टेमिक थेरेपी। इसके अंदर भी इंट्राथेकल कीमोथेरेपी देते हैं। और पेशेंट कौन से हाई रिस्क पे होते हैं, जिनके CSF में ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो हाई हुआ होता है और ये CNS ल्यूकीमिया कॉज करते हैं। पहली फेज क्या है, रिमिशन इंडक्शन फेज। सेकंड फेज क्या है, कंसोलिडेशन फेज। और थर्ड फेज क्या है, इंटेंसिफिकेशन फेज। इंटेंसिफिकेशन फेज में क्या होता है कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, साइटोएराबिन, मिथोट्रिक्सेट, एस्पैराजिनेज और विंक्रिस्टाइन। साइटोएराबिन बस आपने इसमें याद रखना है, मिथोट्रिक्सेट वही कोर्टिकोस्टेरॉइड है, एस्पैराजिनेज याद रखना है इसके अंदर आपने। ठीक है। इसके अंदर आपने साइटोएराबिन, मिथोट्रिक्सेट, एस्पैराजिनेज, विंक्रिस्टाइन देना है। बस इसके अंदर साइटोएराबिन याद रखना है और इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, जो हाई रिस्क होंगे उनको डोनोमाइसिन देनी है। और इसके अंदर तो वही इंट्राथेकल कीमोथेरेपी है। ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ में क्या हम देते हैं कि हमने इसके अंदर आपने क्या देते हैं मरकैप्टोप्यूरिन। जो रेमिशन वाले थे उसके अंदर आपने विंक्रिस्टाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्पेराजिनेस और डोनामाइसिन देनी थी, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन फेज़ में आपने क्या देना था, साइडाराबिन, और बाकी सारी पिछली हैं, ठीक है। मेंटेनेंस फेज़ में आपने क्या देना है, मरकैप्टोप्यूरिन, और वीकली ओरल मिथोट्रिक्सेट और इंटरमीडिएट डोज देनी है विंक्रिस्टाइन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। उसके बाद है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो इनके पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर उनके अंदर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा देना है। उसके बाद है जो रिलैप्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसमें मेजर प्रॉब्लम इसमें ये होती है, रिलैप्स अकर इन द बोन मैरो इन 15 to 20% ऑफ द विद एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ठीक है। ये मोस्ट सीरियस। इसके अंदर बोन मैरो रिलैप्स में क्या करते हैं, इंटेंसिव कीमोथेरेपी देते हैं और एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। अब जो CNS रिलैप्स हो गए उसके अंदर हमने इंट्राथिकल मेडिकेशन देनी है, क्रेनियो स्पाइनल जो होते हैं इरिडिएशन और सिस्टेमिक कीमोथेरेपी। अब इसके अंदर भी टेस्टिकुलर रिलैप्स होता है ना, 2% ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर ट्रीटमेंट, वही सिस्टेमिक कीमोथेरेपी और लोकल इरिडिएशन। अब जब भी ट्रीटमेंट आएगा ना तो आपने 4 बताने हैं, ठीक है। स्पोर्टिव में वही जो चीज़ें कम हुई होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, एलोप्यूरिनॉल, लाइव वायरस वैक्सीन को एंट्राइनकिरो साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फिर आपने क्या देना है कि जो रेमिशन इंडक्शन फेज थी वो करवानी है। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेज थी जिसके अंदर इंट्राथिकल कीमोथेरेपी, इंटरमीडिएट भी मैंने वो इंटेंसिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है, मेंटेनेंस फेज भी मैंने आपको बता दिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, और रिलैप्स होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्नोसिस। ये भी यूक्यू में एक तो ट्रीटमेंट आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन आती है और इसके अलावा प्रोग्नोसिस भी आ जाता है। इसके 4 ऑलमोस्ट कहा हुआ है उन्होंने भी बताएं, ठीक है। प्रोग्नोसिस में क्या करते हैं, अब जो पुअर प्रोग्नोसिस यानी कि जिनका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हो, मतलब बेहतर नहीं जल्दी हो सकते वो, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट इसका नहीं पॉसिबल। इसमें जो अगर तो बच्चे 1 साल से छोटे हैं या 10 साल से बड़े हैं तो ये पुअर प्रोग्नोसिस है। वाइट ब्लड सेल्स अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर मीडियस्टल मैस होगा, आप इसमें ना कॉमन याद रखें, एक तो मीडियस्टल मैस है, टेस्टिकुलर मैस है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, एडिनोपैथी। अब नीचे देख रहे हैं जो गुड प्रोग्नोसिस है, अगर तो एज 1 से 10 ईयर के दरमियान में है, WBC काउंट जो है वो 1 लाख तक है, लेक ऑफ मीडियस्टल मैस नहीं है, कोई CNS डिजीज़ नहीं है, इसके अलावा एडिनोपैथी एब्सेंट है, इसके अंदर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी एब्सेंट है, क्रोमोसोमल एनालिसिस है, LDH उसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फिलाडेल्फिया थी, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर आप यही अच्छे से याद कर लेना तो आपका इसी में से आता है बेसिकली एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। आगे की जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है ये एक बार रीड कर लें, MCQs के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया है इट्स मोर देन इनफ। अब हम इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके यूक्यूज़। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर लो ग्रेड फीवर है, बटीके हैं, पैलर है, लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीन जो है 4 सेंटीमीटर बिलो है, HP कम हुआ हुआ है, WBC भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, ESR भी कम है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, लिम्फेडिनोपैथी है, इसका मतलब है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हुआ है। टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको मैंने बताया था कितने ज़्यादा थे, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटोपेनिया था, इसके अलावा लिम्फोमा हो सकता है, वो आप सारी याद कर लीजिएगा। और टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम बोन CBC करवा के देख लेते हैं, ESR करवा के देख सकते हैं, इसके अलावा बोन मैरो एस्पिरेशन करवा के देख लेंगे हम, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा के देख लेते हैं। बस यही जो मैंने आपको बता दिया है, मोर देन इनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट यूकी में आप ये खुद से भी पढ़ते हैं, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इसके अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, BCD स्कार है, फिब्राइल है, पटीके आ गया, ओरल थ्रश है, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। इसके अंदर भी लैब इन्वेस्टिगेशन आपने वही बतानी है, CBC करा लेंगे, इसके अलावा ESI करवा लेंगे, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन करा लेंगे, ठीक है। वट इज़ द स्पोर्टिव एंड स्पेसिफिक में, स्पोर्टिव मैंने आपको बता दी थी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और वैक्सीन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब चीज़ें। और स्पेसिफिक मैंने आपको बताई थी क्या थी, रेमिशन इंडक्शन फेज थी, कंसोलिडेशन थी, इंटेंसिफिकेशन फेज थी, ठीक है। और 4 वाली मेंटेनेंस फेज थी, और ट्रीटमेंट था रिलैप्स का। अब आगे आ जाए, थर्ड क्वेश्चन है कंप्लेन ऑफ लो ग्रेड फीवर है, पैलर है, पटीके हैं, ठीक है, लेथार्जिक हुई पेल बॉय है, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, इसके अलावा HB इसमें भी कम हुआ है, WBC भी, प्लेटलेट्स भी, तो इसमें भी वही आ जाता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। टू डिफरेंशियल डायग्नोस बताने हैं। इसी तरह आगे लार्ज लिम्फ नोड है, ब्लीडिंग कम्स है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, इसमें भी वही है। अब उन्होंने मैंने आपको बताया था कि गुड प्रोग्नोसिस वाले और पुअर प्रोग्नोसिस, ये इसके अंदर वही फैक्टर लिखते हैं आपने। उसके बाद है लिम्फेडिनोपैथी है, लिवर पैल्पेबल है, 5 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन है, लेफ्ट कोस्टल, उसका ब्लड जो है रिवील करेगा, HB कम हुआ है, WBC प्लेटलेट्स, इसमें भी वही बातें हैं। कॉम्प्लिकेशन वही आपने बता देना है, सेरिब्रल पाल्सी हो जाता है, टेस्टिकुलर मैस बन जाता है, और इसके अलावा अभी मेरे माइंड में यही आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फीवर है, लिम्फ पेन है, बोन पेन मैंने आपको बताई थी, ब्लीडिंग कम्स है, लिवर स्प्लीन इनलार्ज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट कम है, TLC काउंट कम है, HB कम है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन वही बात, वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये भी, इसमें भी ब्रूजेस हैं, ये सारे लिम्फोइड ल्यूकीमिया की। आगे इसमें भी ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेशन पूछी हुई हैं। नेक्स्ट देख लें, इसमें भी डिफरेंशियल पूछे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, इसमें भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग थी, पैलर है, पटीके है, ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा इसमें भी लिम्फेडिनोपैथी है, इसमें भी लिम्फेडिनोपैथी बताई हुई है, नी पेन है, लुकिंग पेल, एब्डोमेन प्रोट्रूबरेंट, इसमें भी वही है, पेल लुकिंग विद पर्परिक स्पॉट्स है, ठीक है, फिब्राइल है, लुकिंग है, 16-7, मतलब आपको इसमें से कोई भी समझ नहीं आ रही, मुझे तो इजी से पता चल रहा है कि इसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। अगर आपको कुछ ना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी वही ब्लीडिंग गम्स है, लिम्फेडिनोपैथी है, इसमें भी पॉसिबल डायग्नोसिस उन्होंने पूछे हैं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया।
तो ठीक था। ये अब आ जाएँ, इसमें देखेंगे कि ब्लड, इसमें टीएलसी भी कम है, प्लेटलेट काउंट भी कम है। पेरिफेरल स्प्लेन में देखा तो 10% ब्लास्ट सेल्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है मल्टीपल पैल्पेबल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स थे। इसमें क्या होगा कि माइलोइड सेल्स कम हो रहे हैं, तो माइलो मतलब मैच्योर वाले कम हो रहे हैं, मैच्योर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आएगा एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया।